जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर नंबर 10 पर परिचर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है पूर्ति एवं पूर्ति का नियम। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है पूर्ति एवं पूर्ति का नियम, सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्ति एवं पूर्ति के नियम के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि पूर्ति क्या है, पूर्ति का अभिप्राय क्या है, पूर्ति का मतलब क्या है। तो किसी बाजार में एक विक्रेता के द्वारा एक निश्चित कीमत पर, किसी बाजार में एक विक्रेता के द्वारा एक निश्चित कीमत पर अपनी वस्तु की जितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार रहता है, उसी मात्रा को हम पूर्ति के नाम से जानते हैं। पूर्ति क्या है? पूर्ति से आप क्या समझते हैं? तो एक बाजार में एक विक्रेता वस्तु की जितनी मात्रा एक निश्चित कीमत पर बेचने को, दूसरे के हाथ सौंपने को तैयार होता है, उसे ही हम पूर्ति के नाम से जानते हैं। दूसरा होगा तो स्टॉक क्या है? स्टॉक क्या है? तो एक दुकानदार के पास वस्तु की जो मात्रा बाजार में नहीं, उसके गोदाम में सुरक्षित होती है। एक दुकानदार के पास वस्तु की जो मात्रा उसके गोदाम में स्टॉक के रूप में सुरक्षित होती है कि जब भविष्य में दाम बढ़ेगा तो उसे बेचा जाएगा। तो इसे हम स्टॉक के नाम से जानते हैं। तो मन में एक प्रश्न होगा, तो पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर है? पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर है? तो प्रचलित कीमत पर जो वस्तु बाजार में बिकने को तैयार हो, प्रचलित कीमत पर जो वस्तु बाजार में बिकने के लिए तैयार हो, उसे क्या कहेंगे? हम पूर्ति कहेंगे। और जो वस्तु विक्रेता के पास हो लेकिन बाजार में नहीं हो, बल्कि उसके गोदाम में रखा गया हो, तो गोदाम में रखी गई वस्तु को हम स्टॉक कहते हैं। और गोदाम से निकालकर जिस वस्तु को बाजार में लाया गया हो, उसे हम पूर्ति कहते हैं। उदाहरण लीजिए आप कि एक आलू के विक्रेता के पास 100 केजी आलू है। तो मान लिया कि 100 केजी आलू उसके गोदाम में है, तो 100 केजी में से वह 20 केजी आलू एक टोकरी में रखकर बाजार में ले जाता है और 80 केजी आलू अपने घर छोड़ देता है। तो 80 केजी आलू जो उसके घर में है, सुरक्षित है, वह उसका स्टॉक हुआ। और 20 किलो आलू जो हम बाजार में बेचने के लिए ले गया, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ति कहेंगे। अब प्रश्न है, तो व्यक्तिगत पूर्ति, पूर्ति के रूप कितने हैं, पूर्ति के प्रकार कितने हैं? तो पूर्ति के 2 रूप होते हैं, एक व्यक्तिगत पूर्ति और दूसरा क्या है? बाजार पूर्ति। पूर्ति के कितने रूप हैं? तो 2 रूप हैं। एक विक्रेता जब बाजार में वस्तु को अलग अलग कीमत पर बेचने को तैयार होता है, एक विक्रेता के द्वारा बाजार में एक निश्चित कीमत पर या अलग अलग कीमत पर वस्तु की जितनी मात्रा बेची जाती है, उसे व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। और अनेक सारे विक्रेता के द्वारा बाजार में अपनी वस्तु की जो मात्रा बेचने को तैयार होता है, उसे हम बाजार पूर्ति के नाम से जानते हैं। मतलब एक विक्रेता के द्वारा बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध कराई गई वस्तु को
व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। एक विक्रेता के द्वारा अपनी वस्तु को बाजार में बेचने के लिए जो उपलब्ध कराई गई होती है उसे व्यक्तिगत पूर्ति कहेंगे। और अनेक सारे विक्रेताओं के द्वारा बाजार में वस्तु की जितनी मात्रा बेचने को तैयार होता है उसे हम बाजार पूर्ति के नाम से जानते हैं। इसे चित्र के द्वारा देखिए, यह है व्यक्तिगत पूर्ति की तालिका और यह है बाजार पूर्ति की तालिका। व्यक्तिगत पूर्ति की तालिका में मान लिया कि वस्तु की प्रति इकाई कीमत, और एक विक्रेता कहता है कि जब वस्तु की प्रति इकाई कीमत 4 रुपया होता है, वस्तु की प्रति इकाई कीमत कितना होता है, 4 रुपया होता है। तो 4 रुपये जब कीमत होता है तो विक्रेता ये 4 रुपये पर 2 इकाई पूर्ति करता है। वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो 4 पर 2 इकाई, 5 पर 4 इकाई। जब वस्तु की कीमत बढ़कर 6 हो जाती है तो 6 इकाई बेचता है। वस्तु की कीमत पुनः बढ़कर 7 हो जाती है तो 8 इकाई बेचने को तैयार होता है। वस्तु की कीमत पुनः 7 से बढ़कर 8 हो जाती है तो 10 इकाई की पूर्ति करता है। वस्तु की कीमत बढ़कर पुनः 9 हो जाती है तो 12 इकाई की पूर्ति करता है। तो ये हुआ कि एक विक्रेता एगो है, यहां पर एक विक्रेता अलग अलग कीमत पर वस्तु की जितनी मात्रा बाजार में बेचने को तैयार होता है उसे हम व्यक्तिगत पूर्ति या व्यक्तिगत पूर्ति तालिका के नाम से जानते हैं। दूसरा है बाजार पूर्ति क्या है या बाजार पूर्ति तालिका क्या है। तो भाई सीधा है कि बाजार में तो अनेक सारे विक्रेता होते हैं। एक बाजार में किसी वस्तु के सैकड़ों विक्रेता होते हैं। तो अनेक सारे विक्रेताओं के द्वारा प्रचलित कीमत पर या अलग अलग कीमत पर वस्तु की जितनी मात्रा बेचने को तैयार होता है उसे हम बाजार पूर्ति के नाम से जानते हैं। जैसे वस्तु की प्रति इकाई कीमत 4 रुपया है, वस्तु की प्रति इकाई कीमत कितना है, 4 रुपया है, फिर बढ़कर 5, फिर बढ़कर 6, फिर बढ़कर 7, फिर बढ़कर 8, फिर बढ़कर 9 हो गया। तो कहता है कि जब वस्तु की कीमत प्रति इकाई 4 रुपया है तो विक्रेता ए 2 इकाई बेचता है, विक्रेता बी 2 की पूर्ति करता है, विक्रेता सी 1 इकाई लाता है। वस्तु की कीमत बढ़कर 4 से 5 होती है तो विक्रेता ए 4 इकाई की पूर्ति करता है, बी 3 इकाई की पूर्ति करता है, सी 4 इकाई की पूर्ति करता है। पुनः वस्तु की कीमत बढ़कर 5 से 6 होती है तो ए विक्रेता 6 इकाई, बी विक्रेता 5 इकाई, सी विक्रेता 5 इकाई। वस्तु की कीमत पुनः बढ़कर 7 होती है तो विक्रेता ए 8, बी 8, सी 7। वस्तु की कीमत बढ़कर 8 इकाई हो जाता 8 रुपया हो जाता है तो विक्रेता ए 10 इकाई बेचता है। 11 इकाई के लिए बी विक्रेता तैयार होता है और सी विक्रेता 9 इकाई बेचने को तैयार होता है। और यदि वस्तु की कीमत 10 इकाई हो जाता है तो ए विक्रेता 12 इकाई लाता है बेचने को, बी लाता है 13 इकाई और सी लाता है 11 इकाई। तो बाजार में अलग अलग कीमतों पर ए बी सी विक्रेता के द्वारा वस्तु की जितनी मात्रा बेचने को तैयार होता है उसे हम बाजार पूर्ति के नाम से जानते हैं। तो 4 रुपये कीमत पर बाजार पूर्ति कितना है देखना होगा। अब यदि कीमत 4 रुपया है तो बाजार पूर्ति कितना है, तो ए बी सी को जोड़ देंगे तो ए 2 बेचा, बी 2 बेचा, सी 1 बेचा तो 5 हो गया। 5 रुपया अगर प्रति इकाई कीमत है तो बाजार में कितना पूर्ति है, 11 इकाई होगा। 4 + 3 + 4 मतलब 11। वस्तु की कीमत बढ़कर अगर 6 इकाई होती है तो बाजार पूर्ति कितना होगा, तो 5 + 6 5 + 6 मतलब यहां है 5 + 6 16 हो जाएगा। वस्तु की कीमत बढ़कर 7 रुपया हो जाती है तो बाजार पूर्ति कितना होगा, 23 होगा। मतलब एबीसी का जोड़ देंगे। वस्तु की कीमत बढ़कर पुनः 8 रुपया हो जाती है तो बाजार पूर्ति बढ़कर कितना हो गया, 30। और वस्तु की कीमत यदि 9 इकाई हो जाती है तो बाजार में पूर्ति कितना होता है, 36। इस तालिका से चाहे बाजार तालिका हो या व्यक्तिगत पूर्ति तालिका हो, इससे एक ही बात हुआ है। एक बात तो स्पष्ट हो गया। स्पष्ट क्या हो गया, तो पूर्ति का नियम हमें पता चल गया। इन दोनों तालिका को पढ़ने से मुझे एक चीज का ज्ञान हो गया कि बाजार पूर्ति का नियम क्या है, यह हमें पता चल गया। कहिएगा तो पूर्ति का नियम पता चल गया। तो यहां पूर्ति का नियम लिखा है, तो पूर्ति का नियम है क्या। तो तालिका से हम क्या देख रहे हैं, तालिका से देख रहे हैं कि 4 रुपया दाम है तो बाजार में सामान कितना बिकने को तैयार है, 5। दाम बढ़कर 5 हुआ तो पूर्ति कितना बढ़ गया, 11 हो गया। दाम बढ़कर 6 हो गया
तो पूर्ति बढ़कर 16 हो गई, दाम बढ़कर 7 हो गया तो पूर्ति बढ़कर 23 हो गई, दाम बढ़कर 8 हो गया तो पूर्ति बढ़कर 30 हो गई, दाम बढ़कर 9 हो गया तो पूर्ति बढ़कर 36 हो गई। मतलब ये तो बाजार हुआ। व्यक्तिगत में भी देखिए, दाम 4 पूर्ति 2, दाम 5 पूर्ति 4, दाम 6 पूर्ति 6, दाम 7 पूर्ति 8, दाम 8 पूर्ति 10, दाम 9 तो पूर्ति 12। मतलब पूर्ति का नियम, इस दोनों तालिका को देखने से एक ही बात हमें पता चला कि पूर्ति का नियम देखता क्या है कि कम कीमत पर कम पूर्ति। कीमत कम है तो पूर्ति भी क्या है, कम है। मतलब जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे नीचे से यदि कीमत घटता जाए तो पूर्ति भी क्या होती है, घटती जाती है। पूर्ति का नियम यही कहता है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो बाजार में जैसे जैसे वस्तु की पूर्ति बढ़ती जाती है, दाम बढ़ती जाती है, उस वस्तु की पूर्ति बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे दाम कम होती जाती है बाजार में वस्तु की आपूर्ति क्या होती है, कम होती जाती है। मतलब पूर्ति के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति में धनात्मक संबंध है। पूर्ति के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत और वस्तु के पूर्ति में धनात्मक संबंध है। कैसा संबंध है, धनात्मक संबंध। ध्यान देंगे, मतलब अन्य बातें समान रहे तो बाजार में जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है वस्तु की पूर्ति बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे कीमत कम होती है वस्तु की पूर्ति भी क्रमशः कम होती जाती है। अन्य बातें समान रहे तो। अब सवाल है, तो पूर्ति नियम जान गए। पूर्ति अनुसूची 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ति की तालिका, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और बाजार पूर्ति तालिका जान गए। अब है पूर्ति वक्र क्या है। पूर्ति वक्र क्या है, तो कहता है कि पूर्ति की तालिका को यदि रेखा चित्र के रूप में दर्शा दिया जाए, पूर्ति की तालिका को यदि रेखा चित्र के रूप में दर्शा दिया जाए तो उसे हम पूर्ति वक्र के नाम से जानते हैं। प्रश्न है कि पूर्ति का वक्र क्या है, या पूर्ति वक्र से आप क्या समझते हैं। तो पूर्ति की यह तालिका है कि 4 रुपये कीमत पर 2 इकाई, 5 पर 4, 6 पर 6, 7 रुपये पर 8 इकाई, 8 रुपये पर 10 इकाई, और 9 रुपये अगर प्रति इकाई कीमत होता है तो 12 इकाई बेचने को तैयार, पूर्ति 12 होती है। तो यदि पूर्ति के तालिका को यदि एक रेखा चित्र के रूप में दर्शा दिया जाए तो उसे हम पूर्ति वक्र के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं, रेखा चित्र से क्या स्पष्ट होता है कि ओ वाई रेखा पर प्रति इकाई कीमत को, वस्तु के प्रति इकाई कीमत को दर्शाया गया है। ओ वाई रेखा पर वस्तु के प्रति इकाई कीमत को दिखाया गया है, और ओ एक्स रेखा पर वस्तु की मात्रा को दिखाया गया है। रेखा चित्र में P और S जो रेखा है वह सप्लाई की रेखा है, पूर्ति की रेखा है। रेखा चित्र से क्या स्पष्ट होता है कि वस्तु की कीमत यदि 4 रुपया है तो उसकी मात्रा बिकने को कितना तैयार है, 2। दाम बढ़कर 4 से 5 हो जाती है तो पूर्ति बढ़कर 2 से 4 हो जा रही है। दाम बढ़कर, मूल्य बढ़कर 5 से 6 होती है तो पूर्ति बढ़कर 4 से 6 हो जाती है। मूल्य बढ़कर 6 से 7 हो जाता है तो पूर्ति बढ़कर 6 से 8 हो जाती है। मूल्य बढ़कर पुनः 7 से 8 होता है तो 8 के सामने पूर्ति बढ़कर 10 हो जाती है, और मूल्य बढ़कर 9 हो जाता है तो मात्रा बढ़कर 12 हो जाती है। मतलब कीमत जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहा है वस्तु की मात्रा जो है आगे की ओर बढ़ती जा रही है। इस तालिका से यही स्पष्ट है कि वस्तु की कीमत और वस्तु के पूर्ति में धनात्मक संबंध है। मतलब कीमत बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगा, कीमत घटेगा तो पूर्ति घटेगा। और पूर्ति के नियम के अनुसार पूर्ति का जो वक्र होता है, पूर्ति का जो रेखा होता है, हम इधर घूम के खड़ा हो तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है। तो पूर्ति का जो वक्र है, पूर्ति की जो रेखा है वह नीचे से ऊपर की ओर या बाएं से दाएं की ओर जाती है। अगर आप घूमे तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है। तो पूर्ति की जो रेखा है वह नीचे से कहां जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, मतलब बाएं से दाएं जा रही है। और पूर्ति की रेखा
बाएं से दाएं जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, यह सिद्ध करता है कि कम कीमत पर कम पूर्ति और अधिक कीमत पर अधिक पूर्ति। उम्मीद है आप सबको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो पूर्ति के वक्र को समझ गए और पूर्ति की तालिका को समझ गए। तो ये तो हो गया व्यक्तिगत पूर्ति तालिका, क्योंकि एक है। यदि इसी तरह की तालिका इन सबके अनुसार हम बना दे, जैसे 2 पर 4 पर 2 ये वाला है, लेकिन बी के लिए तो हो गया केवल ए के लिए। हम चाहे तो ऐसा ही चित्र बी के लिए भी बना सकते हैं, सी के लिए बना सकते हैं। तो ऐसा 3-4 चित्र बना देंगे तो बाजार पूर्ति वक्र के नाम से क्लियर हो जाएगा। अब आगे चर्चा करते हैं कि पूर्ति के नियम के निर्धारक तत्व कौन कौन है। पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन कौन है? तो पूर्ति के निर्धारक तत्व है नंबर 1 में वस्तु की कीमत। पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन कौन है? तो पूर्ति के निर्धारक तत्व कई हैं, जिसमें पहला है वस्तु की कीमत। मतलब पूर्ति का नियम कहता है वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध होता है। मतलब जैसे जैसे कीमत बढ़ता है पूर्ति बढ़ती है, कीमत घटता है पूर्ति भी घटती है। मतलब वस्तु की कीमत पूर्ति के नियम को निर्धारित करने वाला पहला कारक है। दूसरा, संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तु में गेहूं का चावल हो जाएगा, चाय का कॉफी हो जाएगा, मीठा का चीनी हो जाएगा। मतलब एक वस्तु का कीमत, जैसे चाय का कीमत बढ़ेगा तो कॉफी का घटेगा, और कॉफी का बढ़ेगा तो चाय का क्या होगा, घटेगा। तीसरा, उत्पादन के साधनों की कीमत। उत्पादन के साधन का मतलब होता है कि किसी वस्तु के निर्माण करने में सहयोगी साधन। पूर्ति के नियम के निर्धारक तत्व कौन है? उत्पादन के साधन भी है। उत्पादन के साधन की कीमत बढ़ेगी। उत्पादन के साधन की कीमत यदि बढ़ेगी तो उत्पादन का लागत भी बढ़ जाएगा, और उत्पादन का लागत बढ़ जाएगा, उत्पादन का लागत बढ़ जाएगा तो उद्योगपति को क्या होगा, लाभ कम होगा। तो लाभ कम होगा, उत्पादन कम कर देंगे। क्योंकि कोई आदमी ज्यादा लाभ पर अधिक उत्पादन करता है और कम लाभ पर उत्पादन कम करता है। उसका तकनीकी स्तर, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन भी पूर्ति के नियम को प्रभावित करता है। फर्म की संख्या बाजार में यदि कारखाना ज्यादा हो गया तो कारखाना ज्यादा हो गया तो पूर्ति ज्यादा होगी, तो पूर्ति ज्यादा होगी तो कीमत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फर्मों की मतलब कल कारखानों की संख्या यदि मार्केट में ज्यादा हो जाएगा तो यह भी पूर्ति के नियम के निर्धारक तत्व है। लेकिन प्रश्न है, तो पूर्ति के नियम की मान्यता क्या है? मतलब किन किन परिस्थितियों में पूर्ति के नियम लागू होगा, पूर्ति के नियम की मान्यताएं क्या है, किन परिस्थिति में पूर्ति का नियम लागू होगा और किन परिस्थिति में पूर्ति के नियम लागू नहीं हो। मतलब मान्यता और अपवाद को जानना है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि पूर्ति के नियम की मान्यता क्या है। तो पूर्ति के नियम की पहली मान्यता है कि बाजार में जो क्रेता है या विक्रेता है उसके इनकम लेवल में, आय के स्तर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बाजार में क्रेता और विक्रेता के आय के स्तर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यह पूर्ति के नियम की पहली मान्यता है। अगर आय के स्तर में परिवर्तन हो गया तो पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। दूसरा, स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तु का परिभाषा हम पहले भी बता दिया हूं कि स्थानापन्न वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिस वस्तु का प्रयोग दूसरे वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु के जगह पर किया जाता है। तो स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर परिवर्तन हो गया तो पूर्ति का नियम लागू वहां पर नहीं होगा। तीसरा, तकनीकी ज्ञान स्थिर होना चाहिए, क्योंकि तकनीकी ज्ञान यदि बदल गया तो पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। चौथा, सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की नीति में परिवर्तन हो गया तो पूर्ति का नियम लागू नहीं होना चाहिए। उसके बाद, क्रेता के रुचि, फैशन, आदत, इन सब में भी किसी प्रकार का परिवर्तन या चेंजिंग नहीं होना चाहिए। अगर चेंजिंग हुआ तो पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। अब प्रश्न है कि पूर्ति के नियम के अपवाद क्या है। पूर्ति के नियम के क्या अपवाद है, मतलब किन किन परिस्थितियों में पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। तो पूर्ति के नियम तो आपको पहले ही बता दिया हूं
कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है, कीमत घटने पर पूर्ति घटती है। इसी धनात्मक संबंध को पूर्ति का नियम कहते हैं कि दाम बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगी, दाम घटेगा तो पूर्ति घटेगी। इस धनात्मक संबंध को हम पूर्ति का नियम कहते हैं। इसका बाद क्या है कि कृषि से संबंधित जो वस्तु होती है वहां पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। दूसरा, भविष्य में यदि और कीमत बढ़ने वाली है तो यहां भी पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। तीसरा, सरकार यदि वस्तु पर टैक्स घटा दे, अनुदान कम कर दे, तो यहां भी पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। शीघ्र नष्ट होने वाली जो वस्तु है, कुछ ऐसी वस्तु हैं जो शीघ्र नष्ट हो जाती है, जैसे दूध हो गया, मछली हो गया, मांस हो गया, पका हुआ खाना हो गया, तो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु के संदर्भ में पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। उसके बाद सामाजिक प्रतिष्ठा, कुछ ऐसी वस्तु है जो हमें सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाती है, तो सामाजिक प्रतिष्ठा उपलब्ध कराने वाले वस्तु के संदर्भ में पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। अब अगला टॉपिक आता है कि पूर्ति का विस्तार या पूर्ति के संकुचन से आप क्या समझते हैं। अभी अगला टॉपिक पढ़ना है कि पूर्ति का विस्तार क्या है। पूर्ति का विस्तार और दूसरा है पूर्ति का संकुचन। पूर्ति के विस्तार और पूर्ति के संकुचन से आप क्या समझते हैं। तो कहता है कीमत में वृद्धि होने से, कीमत में आसान बात है, पूर्ति विस्तार क्या है, तो कीमत में वृद्धि होने से यदि वस्तु की पूर्ति बढ़ जाए, बाजार में वस्तु की कीमत बढ़े तो वस्तु की पूर्ति भी क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इसे पूर्ति का विस्तार कहते हैं। बाजार में वस्तु का दाम बढ़े, कीमत बढ़े, तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाए, तो इसे पूर्ति का विस्तार कहते हैं। और यदि वस्तु की कीमत घटे तो वस्तु की पूर्ति भी घट जाए, वस्तु की कीमत के कम होने से वस्तु की पूर्ति भी घट जाए, तो इसे हम पूर्ति का संकुचन के नाम से जानते हैं। अब है कि पूर्ति वक्र के खिसकाव से आप क्या समझते हैं। एक टॉपिक आया कि पूर्ति वक्र पूर्ति वक्र के खिसकाव से आप क्या समझते हैं। पूर्ति वक्र के खिसकाव से आप क्या समझते हैं, तो कहता है कि बाजार में जब कभी, माने कभी कभी बाजार में ऐसा देखने को मिलता है कि तकनीक में सुधार हो गया, यातायात के साधनों का विकास हो गया, आय में वृद्धि हो गया, तो पूर्ति में भी परिवर्तन हो जाता है। मतलब याद रखेंगे कि पूर्ति के खिसकाव का मतलब क्या हो गया, तो तकनीकी में सुधार से, यातायात के साधनों के विकास से, आय में परिवर्तन होने से पूर्ति में जो परिवर्तन होता है, तो पूर्ति में इसी परिवर्तन को हम पूर्ति वक्र का खिसकाव कहते हैं। कहता है टेक्नोलॉजी में अपग्रेड होने से, यातायात के साधनों में विकास होने से, आय में परिवर्तन होने से पूर्ति में जो परिवर्तन होता है या कमी होता है। मतलब तकनीकी में सुधार से, यातायात के साधनों के विकास से, आय में वृद्धि होने से पूर्ति में जो परिवर्तन होता है या पूर्ति में जो कमी आती है, तो पूर्ति में इसी कमी या वृद्धि को हम पूर्ति वक्र का खिसकाव कहते हैं। इसको रेखा चित्र के द्वारा भी इसको डील किया जा सकता है। ऐसे ठीक है, हम रेखा चित्र लिए, रेखा चित्र में यहां पर ओ वाई एक्स वस्तु की कीमत की बात करते हैं, तो 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 1,
2 3 4 5 हम मिला देते हैं। यहां यह दिखाया जा रहा है कि जैसे जैसे दाम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, नीचे से दाम ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो वस्तु की पूर्ति भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। 10 था तो इसको आप मिलाएंगे डॉट डॉट से, यहां आएगा 20 था तो यहां आ जाएगा 30 था, यहां आ गया 40 था, यहां आ गया 50 था, यहां आ गया 5 आ गया। तो ये दिखा रही है कि जैसे इस रेखा ऐसे दिखा रही है आगे की ओर कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रहा है वैसे वैसी मात्रा भी, यहां हम कीमत लिख दे और यहां मात्रा लिख दे। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ रहा है वैसे वैसे मांग की मात्रा भी, वस्तु की पूर्ति भी, या मात्रा की जगह यहां वस्तु की पूर्ति दे दे, पूर्ति भी बढ़ रही है तो इसे कहेंगे कीमत वृद्धि, पूर्ति में वृद्धि। लेकिन इसी चित्र को अगर थोड़ा सा अपोजिट कर दे, इस एरो को हम ऊपर से न ला करके मिटा के इधर से ऐसे कर दे। ऐसे करने का मतलब यह होगा कि पहले दाम 50 था तो पूर्ति भी 5 थी, दाम 50 से घटकर 40 हो गया, मतलब ऊपर से नीचे की ओर लाना है, 40 हो गया तो पूर्ति 4 हो गई, दाम 30 हो गया तो पूर्ति 3 हो गई, दाम 20 हो गया तो पूर्ति 2 हो गई, दाम 10 हो गया तो पूर्ति 1 हो गई। तो जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो पूर्ति का संकुचन कहते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी में परिवर्तन से, यातायात के साधनों के विकास से पूर्ति में जो कमी या वृद्धि होती है उसी को हम पूर्ति वक्र का खिसकाव के नाम से जानते हैं। अब है पूर्ति में कमी के कारण क्या है या पूर्ति में वृद्धि के कारण क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि पूर्ति में वृद्धि का पहला कारण है, पूर्ति इसलिए बढ़ता है कि टेक्नोलॉजी बढ़ गया, उत्पादन के साधनों का विकास हो गया, स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ गई, उद्योग में फर्मों की संख्या बढ़ गई, सरकार ने टैक्स कम कर दिया, अनुदान में वृद्धि कर दिया। इन कारणों से पूर्ति में वृद्धि होती है। लेकिन पूर्ति में कमी क्यों होती है? तो पूर्ति में कमी के कारण है कि मशीन पुरान हो गया, उत्पादन के जो साधन उसमें कमी हो गई, स्थानापन्न वस्तु की कीमत जो है उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई, उद्योग में फर्मों की संख्या क्या हो गई, घट गई, और भविष्य में कीमत बढ़ने की आशंका हो गई, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, अनुदान देना बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति में पूर्ति में क्या होती है, कमी हो जाती है। 13 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 10। कल हम लोग पूर्ति की लोच टॉपिक लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।